पिछले बार कितना गया था? 530 530। लास्ट सेट गया था 532 या 533? 531 लास्ट सेट गया। ठीक है, प्लस 40 कर दो मिनिमम, प्लस 40 मिनिमम कर दो। 570 प्लस जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, किसी गिरी आ जाए। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा? हाँ? अगर ये 720 69 लोगों का, मतलब 69 लोगों का 67 मतलब तो ऐसा हो गया कि 720 में से 720 ला रहे हैं तो भी डेली एम्स नहीं मिलेगा लोगों को, है ना। और मतलब जनरल कैटेगरी अगर कोई 67 है अगर, तो उसको डेली के अलावा जो सेकंड और अच्छा आता है वो भी शायद ही मिलेगा। जनरल मेल है और शायद ही मिलेगा। तो देखिए कि जैसे मार्क्स बहुत सारे लोगों का, और इस साल भी छत्तीसगढ़ में देखें तो 540 से 565 तक, 540 से 565 तक बहुत सारे लोगों का मार्क्स। तो एक ही जैसे बहुत सारे मार्क्स आने से रैंक हमेशा पीछे हो जाता है, सीट कूदते ही है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या है? इजी पेपर है, रैंक नहीं बेटा। सभी लोग बना ले रहे, तो पेपर इजी आ रहा है। पेपर जितना इजी आएगा उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे सबके, और सभी लोगों के अगर 550 560 आएगा तो कट ऑफ उससे और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इजी पेपर आने से फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान किसका है? आपका, सबका है, आप ही का पूरा, हम लोगों का क्यों? नुकसान ऐसा है कि छोटी सी भी गलती की तो रैंक पीछे, मतलब गलती की गुंजाइश अब कम होगी। आप जितनी कम गलतियां करेंगे उतना आपका नंबर ज़्यादा आएगा, जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे नंबर कम आएगा। ठीक है, पेपर इजी रख रहे हैं, बट जो परफेक्ट होता है चीज़ें वो आपको ज़्यादा रखनी है। कुल मिलाकर चीज़ें इजी रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बना लो कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएंगे भाई। अब जैसे कई बच्चे जो है बायो में 300 310 320 तक लाए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या नहीं हुआ। 320 तक लाने वालों का भी नहीं हो रहा है। कारण क्या है? इधर 100 मुश्किल से फिजिक्स में ला पा रहे हैं, और 130 या 140 जो है वो केमिस्ट्री में ला पा रहे हैं। तो अगर 140 केमिस्ट्री भी ला लिए और फिजिक्स में 100 ला लिए, इसमें बायो में ये ला लिए, तो भी कितना मार्क्स होगा? 560, तो भी मुश्किल है। सोचो, केमिस्ट्री में 140 ला रहे हैं, फिजिक्स में अगर 20 नंबर भी कम हो जा रहा है तो भी क्या? बायो में 320 में भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका क्यों? क्योंकि बायो इजी है। बायो इजी आया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये आंकड़ा पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में 10-20 नंबर कम लाओगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा, तब बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला बैलेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो इजी लग रहा है, जैसे बायो और केमिस्ट्री, इजी नहीं लेना है, उसी को ज़्यादा सीरियसली लेना है।
मतलब आपको बायो में, केमिस्ट्री में जो ला सकते हो मैक्सिमम लाने का प्रयास करना है साथ, ठीक है। कट ऑफ आगे भी ज़्यादा जाएगा, तो से पेपर जहाँ इजी आएगा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आपको हमेशा प्रयास करना है कि 600 मार्क्स के आसपास लेके आए। ये तो ऐसा है कि पिछले बार 610 के आसपास में रायपुर मिल जा रहा था, पिछली बार 610 के आसपास में रायपुर मिल जा रहा था। इस बार 610 में तो बिलासपुर भी नहीं मिलेगा लोगों को, ये हालत। बिलासपुर मिल गया तो बड़ी बात, 610, ठीक है। थोड़ा अब अपने को क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक है उसको आप एटलीस्ट मीडियम से ऊपर लेके आना, मेहनत ज़्यादा करना है। देखो इसका एक ही तरीका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी पढ़ के आप परफेक्ट नहीं ला सकते, मतलब एक्यूरेसी नहीं ला सकते थ्योरी पढ़ने से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतनी आएगी। बायो इजी है, लेकिन कई लोग तो 300 भी नहीं ला पाए, 300 छोड़ो 280 नहीं ला पाए, 280 छोड़ो 250 नहीं ला पाए। तो अगर आप 250 भी नहीं ला पा रहे इतना इजी पेपर में, इसका मतलब क्या है, या तो हम पढ़े नहीं हैं या तो हम क्वेश्चन ठीक से सॉल्व है ना। तो अब कोई भी चीज़ अगर एकदम आसान लग रहा है तो उसमें आपको एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस साल भर करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप अभी से समझ लीजिए, तब जा कर के आप एक्यूरेसी के लेवल पे पहुँचोगे। तो 330 340 से नीचे बायो में लाना नहीं, 140 से नीचे केमिस्ट्री में नहीं आना, 120 से नीचे फिजिक्स में नहीं आना। मतलब ये अपने को टारगेट करना इस साल, ये मिनिमम है। 330 के ऊपर बायो, 340 के ऊपर केमिस्ट्री और 320 के ऊपर फिजिक्स, ये आपका टारगेट होना चाहिए इस साल, ठीक है। तब 390 590 और 600 के अराउंड आपका मार्क्स आएगा, आप सेफर जोन में रहो। कई जो है 550 560 जैसी मार्क्स आया, तो पिछले साल के हिसाब से अपन सोचे कि चलो पिछले साल 531 गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 नंबर का गैप आएगा, 20 नंबर का गैप आएगा, तो 550 प्लस में मिल जाएगा, ये सोचे अपन। लेकिन अभी जो ऑल इंडिया रैंक आया है उसी से ही समझ आ जाता है 40 नंबर से ज़्यादा का गैप है, कि बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। अब खेल एक्यूरेसी का रह गया बेटा। इंटेलिजेंसी तो ठीक है अपनी जगह है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को शार्प माइंड है, वो उसका खेल उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक्यूरेसी के। तो मीडियम IQ से भी हम एक्यूरेसी पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। एक ही फंडा है, ठीक है। चलिए, तो ब्रीथिंग मतलब क्या है, ब्रीथिंग का मतलब इनहलेशन और एक्सहेलेशन। देखो बेटा, इसमें सीधा साधा ये पूछा जाता है कि भाई इनहेलेशन का कारण क्या और एक्सहेलेशन कारण क्या। तो इनहेलेशन के लिए हमको एनर्जी यूज़ करना पड़ता है या एक्सहेलेशन के लिए एनर्जी यूज़ करना पड़ता है? इनहेलेशन के लिए कि एक्सहेलेशन के लिए? इनहेलेशन के लिए, है ना। एनर्जी यूज़ करने का मतलब क्या है, ATP का यूज़ करना। ATP का यूज़ मसल करेगा, है ना। अब ये देखेंगे कि हमारे लंग्स में एयर कैसे जाता है, एयर अंदर कैसे जा रहा है और एयर बाहर कैसे निकल रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि लंग्स के अंदर जो एयर है या लंग्स जिसके अंदर है, पहले मैंने हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा कि लंग्स एयर टाइट चैम्बर में, एयर टाइट चैम्बर में, दैट इज थोरेसिक चैम्बर में है। तो थोरेसिक चैम्बर जो है वो
किससे किससे बना हुआ है? लंग्स क्या बाउंड्रीज क्या क्या है? वेंट्रली क्या है? स्टर्नम। डॉर्सली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। लेटरली रिब्स है ना? लोअर साइड में क्या है? डायफ्राम है ना? इसको पहले समझते हैं। इसकी मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा तो ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? स्टर्नम। ठीक है, ये रिब्स है। मुझे गिन नहीं रहा हूँ ना, गिन मत देना, तो रैंडम बना रहा हूँ। ठीक है, रिब्स जो होता है बेटा, रिब्स का मूवमेंट होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना? अपवर्ड डाउनवर्ड रिब्स का मूवमेंट होता है। रिब्स का जो मूवमेंट होता है, कोई भी बोन का मूवमेंट किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? मसल्स के कारण। जी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप इधर आ जाओ, 3 लोग इधर आ जाओ। कोई भी बोन का मूवमेंट है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरा पैर, ये जो बोन्स हैं, ये बोन का मूवमेंट कैसे होगा? मसल ही बोन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन अपने आप में कभी भी मूवमेंट नहीं करता, मसल इसका मूवमेंट को करवाता है ना? तो रिब्स के बीच बीच में इसका मतलब क्या होगा? मसल्स होंगे, ये मसल्स हैं। ठीक है, रिब्स के बीच बीच में मसल्स होंगे ना, ये मसल है। कौन सा मसल होता है रिब्स के बीच में? इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल जो है वो 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल भी 2 टाइप का होता है, बट आपके सिलेबस में, मतलब आपके बुक में एक्सटर्नल का डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल का? एक्सटर्नल का, सिर्फ एक्सटर्नल का। इंटरकॉस्टल मसल जो रहता है वो एक्सटर्नल का डिस्क्रिप्शन है, बट होता है इंटरनल भी। आगे बताऊंगा इसका क्या काम है। तो मिला करके अभी हमारा जो काम का है वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टा, इंटर का मतलब क्या होता है? 2 के बीच में। आवाज नहीं आ रही क्या? माइक लगा लो। कॉस्टा जो रहता है, कॉस्टल बोन, कॉस्टल का मतलब होता है रिब। रिब को और भी दूसरे नाम से प्रोनाउंस किया जाता है कॉस्टा। कॉस्टा मतलब रिब। रिब बोन को कॉस्टल बोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से नाम पड़ा इसका मसल का, इंटर कॉस्टल मसल। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है इतना? चलिए, तो इंटरकॉस्टल मतलब 2 रिब्स के बीच के जो मसल्स हैं वो। तो देन उसके बाद और एक चीज देखेंगे, इधर देखेंगे, इसके जस्ट नीचे क्या होगा? डायफ्राम। डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है भाई, कोई भी मूवमेंट मसल की वजह से नहीं होगा। तो डायफ्राम में भी आपको क्या मिलेगा? मसल्स मिलेंगे, रेडियल मसल। ठीक है, रेडियल मसल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 टाइप के मसल्स का मूवमेंट देख लिया, या 2 टाइप के मसल्स को हम लोगों ने देख लिया। पहला कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और दूसरा डायफ्राम का रेडियल मसल।
हो गया? हो गया? एनसीईआरटी जो डायग्राम है तो ये अभी उतने से अच्छे समझ आएगा, है ना? इसको मैं समझाने देना, फिर इसको अपन देखते हैं। ये डायग्राम से क्वेश्चन आता है आजकल। चलो ये हो गया बेटा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जगह कैसे मिलेगा, मसल्स के मूवमेंट के द्वारा। और मसल्स क्या करेगा, थोरेसिक केज को फैलाएगा या सिकुड़ेगा, उसके हिसाब से लंग्स का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये मसल्स जो है ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि एयर हम अंदर ले रहे हैं। एक चीज़ बताइए, एक छोटा सा सवाल है इनका, जिसको ज़्यादातर जो है लोग गलत तरीके से समझे रहते हैं, है ना? तो जो नए बच्चे हैं उनसे पूछना होता बेटा कि आप सांस लेते हो या सांस अपने आप अंदर जाता है? नहीं बेटा, उतना डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सिंपल सा है ना, एक लाइन का। आप एयर इंस्पायर्ड करते हो या एयर ऑटोमेटिक अंदर जाता है? सर एयर ऑटोमेटिक अंदर जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। चलो हम बताएगा, आप बताओ बेटा। आप सांस लेते हो या सांस अपने आप अंदर जाता है? सांस लेते हो, आप बताओ बेटा। आप बताओ, ऑटोमेटिक अंदर जाता है? सांस लेते हो, अपने आप जाता है? अपने आप जाता है। अपने आप कैसे जाएगा? सर जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे एयर टाइट चैम्बर में बहुत सारा स्पेस आता है, तो मतलब लंग्स में हमारा प्रेशर ग्रेडियंट लो हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर अंदर जाता है अपने आप जाता है। प्रेशर लेते हैं। आप लेते हो सांस? अभी आप ले रहे हो सांस? बॉडी कंटिन्यूसली एक्टिव प्रोसेस कर पा रही है, एक्सपैंड करने को, इस वजह से और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, तो हम सांस लेते हैं। वो हम सांस लेते नहीं बेटा, सांस अपने आप अंदर जाता है। हम सांस कब लेते हैं? अनुलोम विलोम। अब ले रहे हैं सांस, हमारा कॉन्शियस है। आप कभी गिनते हो क्या? सुबह से अभी तक मैंने 500 बार हो गया मेरा सांस। रात को रुको रुको, ये 5000 टाइम्स मैंने एयर इंस्पायर्ड किया। हम कभी सोचते हैं क्या? अभी हम बोला कि इंस्पिरेशन इन्हेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस तो बेटा आपका जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है वो भी है, तो
तो क्या आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हो? खाना खाए, रुको सर अंदर ले जाने दो, फिर नीचे ले जाते, अपन नहीं करते। एक्टिव प्रोसेस का मतलब सिर्फ एनर्जी बर्न हो रहा है ना, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं, वो एक अलग चीज़, ठीक है। तो ये सब ब्रीथिंग जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री भी होता है, मतलब आप वॉलेंट्री भी आप ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हो कम या ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उस तरीके से समझते हैं कि आप लोग पेप्सी बेचने वाले लोगों को देखे होंगे तो ऐसा एक हॉर्न रहता है उनका, साइकिल में डब्बा लेके घूमते हैं, तो ऐसा हॉर्न रहता है, दबाते हैं तो घूम करके आवाज आती है, तो अपन दबाते हैं, कफ रबर वाला रहता है, जैसा बाहर एयर जाता है, जैसे यहाँ पर का एयर जैसे ये बाहर जाएगा तो यहाँ साउंड आता है, ऐसा करके जो आवाज आता है। तो ये दो टाइप का साउंड आता है, जब बाहर जाता है तब और जब अंदर आता है तब। तो सीटी भी बजाते हैं ना, ऐसा करके सीटी मतलब एयर अंदर जाता है तो भी आवाज आता है और एयर बाहर जाता है तो भी आवाज आता है। टंग के मूवमेंट से कर सकते हैं ना, तो जब हम सीटी बाहर निकालते हैं तो आवाज आता है, करके दिखाओ। हाँ सब कोई अभी आवाज के सीटी में जाए, ये बजा रही ऐसे छेड़ के तो एयर बाहर करके भी हम सीटी बजा सकते हैं और एयर अंदर करके भी सीटी बजा सकते हैं ना, कर सकते हो कि नहीं? दोनों का साउंड थोड़ा सा लगाता है। वैसे देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम एयर को बाहर धकेलेंगे कुल मिला करके हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये एयर, अच्छा जैसे यहाँ पर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अब इस एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम होगा या ज्यादा होगा? पहले नॉर्मल था, देखो एयर का मूवमेंट हमेशा हायर से लोअर प्रेशर पे जाता है, हायर से लोअर पे जाएगा एयर। तो अभी जब नॉर्मल है, कोई प्रेशर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ का एयर और एटमॉस्फेरिक एयर, इन दोनों का एयर का प्रेशर सेम होगा, कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर से लोअर प्रेशर में होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया, पे कफ पे ऐसा दबाया, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो एयर कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। ठीक, क्लियर है बात इतना? तो अभी मैंने प्रेशर को बढ़ाया, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर, इसलिए एयर अंदर से बाहर मूव किया। क्लियर है बात? एकदम सिंपल तरीके से। फिर जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, जैसे ही मैंने हटाया तो अब यहाँ पर जो एयर था वो बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर के मुकाबले यहाँ पर एयर कम होगा। तो एयर कम होने से एयर का प्रेशर, अब एयर का प्रेशर नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वहाँ से एयर अंदर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तो वो नेगेटिव प्रेशर। समझ आ गया बात? एटमॉस्फेयर में तो हमेशा नॉर्मल है, 1 atm है, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ये क्या है भाई, यूनिट है। तो ये वाला समझ आ गई बात आप लोगों को? सेम कॉन्सेप्ट लंग्स के साथ में होगा। अब देखो अब होगा क्या, ये जो मसल्स हैं ये अभी रिलैक्स है, मान के चलो, है ना, ये अभी रिलैक्स है। लंग जो होता है स्पॉन्जी ऑर्गन है, अब ये लंग है, ये चारों तरफ से रिब से ऐसा घिरा हुआ, तो अभी 8 चैम्बर है। अब मुझे बताओ, ये जो थोरैसिक चैम्बर है जो पूरा रिब और बाकी बोन से बना हुआ है, ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा, इसके अंदर भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा ना, बिना वॉल्यूम के कोई मटेरियल कैसे घुसेगा? अगर किसी भी स्पेस में
उसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा, किसी भी स्पेस में कुछ वॉल्यूम ना होगा तो कोई भी मटेरियल उसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो फिजिक्स का लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। मान के चलो कि ये लंग है, अब मुझे बताओ लंग से बिल्कुल ये चिपका हुआ है थोड़ा, तो लंग और इस थोरेसिक केज के बीच में कोई स्पेस है क्या? है क्या? नहीं। अब हम इंस्पायर करना चाह रहे हैं एयर, तो एयर अंदर जाने से, फिर एक सवाल पूछूंगा एकदम सिंपल है, एयर अंदर जाने से थोरेसिक केज फैलता है या थोरेसिक केज फैलने से एयर अंदर जाता है? थोरेसिक केज फैलने से एयर अंदर जाता है। तो थोरेसिक केज, इधर ध्यान देंगे, थोरेसिक केज फैला, अरे ये भी फैला, ये लंग है, थोरेसिक केज फैला। अगर देखो थोरेसिक केज के अंदर पहले स्पेस था क्या? नहीं। अब जैसे ये फैला, अब इसके अंदर स्पेस है, तो अब क्या हो जाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम या बढ़ेगा, ये पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। ये किसका वॉल्यूम है? पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंग्स के लिए वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है, स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। तो अभी देखो, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करने वाले होते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पिरेशन करने वाले होते हैं मतलब एयर अंदर जाने वाला होता है, उससे पहले हमारे ये जो मसल्स हैं, कौन से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का रेडियल मसल। डायफ्राम का रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और डोम शेप से स्ट्रेट होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट होगा तो क्या होगा? लंग्स को नीचे की तरफ जाने के लिए जगह मिलेगा, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये चारों तरफ से ऐसे फैलेगा, तो क्या होगा? आगे और पीछे की तरफ, मतलब डॉर्सोवेंट्रली स्पेस मिलेगा लंग्स को फैलने के लिए। कुल मिलाकर के डॉर्सोवेंट्रली और एंटीरियो पोस्टीरियरली, मतलब नीचे ऊपर और आगे पीछे स्पेस ऐसा बनेगा, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, अब मुझे एक चीज और बताना कि पहले ये थोरेसिक केज लंग्स को ऐसे दबाया हुआ था, तो लंग्स को जब दबाया हुआ था तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर पॉजिटिव में था या नेगेटिव में? लंग्स को जब दबाया हुआ था, लंग्स को जब दबाया हुआ था ये थोरेसिक केज, तो लंग्स के अंदर का जो एयर है उसमें पॉजिटिव प्रेशर था कि नेगेटिव प्रेशर था? सेम यही चीज याद रखना, इसलिए बोलो, आप थ्योरी के हिसाब से याद रखोगे ना तो कंफ्यूजन आएगा। तो ये वाला बस ध्यान रखना है, ऐसा ये दबा रहे हैं रबर कप को, तो अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर आपने बाहर से अप्लाई किया हुआ है, तभी तो एयर बाहर निकला हुआ है। समझ आ गया? पॉजिटिव प्रेशर। तो जब थोरेसिक केज ने लंग्स को अभी दबा के रखा है, अब सांस लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तो दबाया हुआ है, दबाया हुआ है ना, थोरेसिक केज इस लंग्स को दबाया हुआ है। तो जब नॉर्मल है, बिफोर इंस्पिरेशन, सांस लेने से पहले लंग्स के अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दबाया हुआ पॉजिटिव होगा, दैट इज, तो लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव है ना कि नहीं है? जैसे ही थोरेसिक केज फैला, अब क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स के अंदर का प्रेशर, इसको मैंने दबाया हुआ था, एयर का प्रेशर बढ़ा हुआ था, इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव में चला जाएगा। समझ आ गया? दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जैसे मैंने थोरेसिक केज एक्सपांड किया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव चले जाएगा, कम हो जाएगा। तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर नेगेटिव में चला गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी 1 atm, तो 1 atm ज़्यादा है या नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है? 1 atm। अब एयर क्या होगा? ऑटोमेटिक अंदर घुसेगा, सक्शन होगा ऐसा। हम सांस लेते नहीं हैं, इसीलिए एयर ऑटोमेटिक अंदर सक्शन के थ्रू अंदर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। तो फिर से अपन इसको रिवाइज करते हैं। इंस्पिरेशन कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल। इससे क्या होगा? डायफ्राम के मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फ्लैट होगा डायफ्राम का शेप, ठीक है, और
लंग्स को मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में स्पेस क्रिएट होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा एंटीरियर है, पिछले क्लास में बताया था, और लंग्स के नीचे वाला हिस्सा हमारा पोस्टीरियर है। ये पोस्टीरियर नहीं है, पीठ वाला हिस्सा वो डोर्सल है, ठीक है। और थोरेसिक केज अगर फैलेगा, रिब्स के मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पीछे डोर्सल है, ये वेंट्रल है, डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक केज के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही थोरेसिक केज के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर था वो हट जाएगा। अब लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा? एयर कम होने के कारण नेगेटिव प्रेशर आएगा, और बाहर 1 atm है, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर लंग्स के अंदर के हिसाब से, तो बाहर का एयर का प्रेशर जो रहता है वो मूव करेगा लंग्स के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक हो गया। अब क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिलैक्स भी होगा। तो जैसे ही मसल रिलैक्स होगा, अब लंग एक्सपांड हो गया, जैसे ही मसल रिलैक्स होगा तो ये क्या करेगा? चारों तरफ से फिर से लंग्स को दबाना चालू करेगा। तो जैसे ही लंग्स को दबाना चालू करेगा तो लंग्स के ऊपर अब प्रेशर बाहर से बढ़ रहा है, पूरा हमारे थोरेसिक केज क्या कर रहा है? लंग्स को दबा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ठीक है। तो दबाएगा तो एयर के अंदर का लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। इसको दबाएंगे, ये लंग्स है मान लो, पूरा थोरेसिक केज क्या कर रहा है? लंग्स को दबा रहा है। क्यों दबा रहा है? रिलैक्स हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो फैला था, अब रिलैक्स होगा तो वो लंग्स को कंप्रेस करना चालू करेगा। इसके जैसे तो लंग्स को कंप्रेस करना चालू करेगा, इसके अंदर क्या होगा? दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, तो एयर का प्रेशर पॉजिटिव में आएगा, और अभी बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या? 1 atm। तो फिर अंदर ज़्यादा प्रेशर होने का लंग्स से बाहर एयर बाहर निकलेगा, दैट इज एक्सपायरेशन। ठीक है। अब सर एक्सपीरिएशन करते वक्त एंटीरियर पोस्टीरियर में जो वॉल्यूम है तो वो भी बढ़ता है, मतलब कम होता है? सब कम होगा। क्यों? मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपीरिएशन में चारों तरफ की वॉल्यूम कम ज़्यादा होती है। हाँ, बस ये है कि जो एंटीरियर एक्सिस है ना, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इधर से दबाव कभी नहीं बनता, ये नॉर्मल है। मेनली एंटीरियर पोस्टीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर में स्पेस रहता ही है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जाता है। लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मूवमेंट का जो मेन रीजन होता है वो डायफ्राम के कारण, ठीक है, ध्यान रखना। मेरे बात सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का सिग्निफिकेंस क्या है? सांस लो, जोर से लो, जोर से लो ना, जोर से सांस लो, छोड़ो जोर से, बस। ये वॉलेंट्री एक्शन में काम, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इनवॉलेंट्री, जब आप नहीं सोच रहे हो तो वो काम है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन वो वॉलेंट्री ही होता है, अपने आप नहीं, ऐसा। ये जो किया, इसमें एक और मसल इन्वॉल्व होगा, एब्डोमिनल मसल, समझ आ गया बात? तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन जैसे हम अपने मन से जो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कर सकते हैं, है ना, उसमें एब्डोमिनल मसल का भी यूज होता है। तभी तो अनुलोम विलोम में देखो बाबा रामदेव ये क्या है? तो ऐसा करते हैं ना बाबा रामदेव, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो हो रहा है एब्डोमेन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? लंग्स के मूवमेंट को, मतलब लंग्स के अंदर के एयर को अंदर बाहर करने में हेल्प कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है बात कि नहीं? इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसमें एब्डोमिनल मसल बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, ठीक है, और एब्डोमेन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो एब्डोमेन का प्रेशर ऑटोमेटिक लंग्स में जाता है, इसलिए थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, समझ आ रहा है? उनको सांस लेने में दिक्कत जाती है क्योंकि नीचे ज़्यादा नहीं हो पाता, प्लस दूसरा आप बहुत ज़्यादा ठूस लेते हो कभी कभी खाना, एकदम
पार्टी वार्टी अभी शादी वाली सीजन में क्या होता है, जाके ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, जाते जाते गुपचुप भी खा लेते हैं, जाते जाते रसगुल्ला भी खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, फिर उसके बाद पान भी होती है, उसके बाद चलो जल्दीरा पी लेते हैं तो डाइजेशन होगा। इतना कर दिए कि डाइजेशन भी जगह ही नहीं बची। तो जब एकदम पैक हो जाता है एब्डोमेन मतलब स्टमक, तो आप सांस अच्छे से ले पाते हो क्या? इसका बोलते हैं थोड़ा बैठ थोड़ा सेटल होने दो, 10 मिनट बाद जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं कलर। लड़के लोग थोड़ा और लेट से जाते हैं, थोड़ा माहौल और देख लें, है ना? हाँ 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 तो अपन बैठते हैं ना, क्यों बैठते हैं? क्योंकि अपन चल नहीं पा रहे। चल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लंग एक्सपांड होने के लिए नीचे जगह नहीं है, क्योंकि डायफ्राम नीचे ही जाएगा ना, और नीचे क्या है? तो इंटेस्टाइन ही है हमारा, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो स्टमक अगर ज़्यादा पैक हो जाएगा तो स्टमक के जस्ट ऊपर ही ये स्टमक है, स्टमक के जस्ट ऊपर ही तो डायफ्राम होता है। तो बहुत ज़्यादा ठूस लोगे तो क्या हो जाएगा? डायफ्राम के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शंस आएगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में लंग्स का मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खाते हो तो क्या होता है? सांस धीरे धीरे लेते हैं। कभी फील किया ऐसा? कितने लोग नहीं फील किया? हाँ बताओ। बहुत ज़्यादा खाने के बाद आप सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, कितने लोग फील नहीं किया? आपने फील तो इसीलिए इतने पतली हो गए, खाते नहीं हो पेट भर के। समझ आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? तो हम लोगों ने 2-3 चीजें देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। किसी चीज को अपन कंप्रेस करेंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बाहर, एयर बाहर निकलेगा। जैसे ही उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना कम कर देंगे, प्रेशर नेगेटिव में चला जाएगा, एयर अंदर आ जाएगा, खत्म। ये वाला बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बस, है ना? ठीक है। अब डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम है, इसको देखो, केवल डायग्राम से क्वेश्चन आता है। आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला क्या है बेटा? इंस्पिरेशन है, नीचे वाला एक्सपिरेशन। कुछ नहीं, बस ऐसे डायग्राम को रीड करना है, बाकी सब कुछ मैं बता दूं। तो रिवेंज स्टर्नम रेज हो रहा है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या हो रहा है? पहले देखो, नॉर्मली डायफ्राम कौन से शेप में रहता है? डोम शेप होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो उसके नीचे स्पेस बनेगा। क्लियर है? थोरेसिक वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या होगा? थोरैक्स समझते हो? इसको थोरैक्स बोलते हैं, थोरेसिक केज को थोरैक्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तभी तो लंग उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। अगर थोरेसिक केज नहीं बढ़ेगा तो लंग कहाँ जाएगा? फैलेगा कहाँ? ठीक है। नीचे एक्सपिरेशन देखो, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या हो रहा है? लंग्स को दबा रहा है। तो इस कंडीशन में थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, एक्सपिरेशन के समय थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा? ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है स्टेटमेंट वाइज कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस and intrapulmonary pressure increases. Option B, thoracic volume decreases, intrapulmonary pressure decreases. Option C, thoracic volume increases, intrapulmonary pressure decreases. Option D, thoracic volume decreases and intrapulmonary pressure increases. क्या होगा इंस्पिरेशन के समय? thoracic volume increases and intrapulmonary pressure decreases. घबराहट नहीं, क्या लिखा है? रिवर्स होता है भाई। थोरैक्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तभी लंग्स बाहर आएगा, और लंग्स बाहर कब आएगा? जब प्रेशर कम रहेगा, तभी तो बाहर से ज्यादा हायर प्रेशर अंदर मूव करेगा। ठीक है। तो डायग्राम ऐसे ही दिया है। स्पायरोमीटर के बारे में भी आता है। स्पायरोमीटर मालूम है क्या होता है? जब आप कॉलेज जाओगे तो स्पायरोमीटर देखने को मिलेगा आपको। आजकल तो छोटा छोटा भी आता है। तो हम लोग कॉलेज में थे तो इतना बड़ा रहता था मशीन, इतना बड़ा। अगर पाइप रहता है उसको जोर से फूकते हैं, ऐसे फूकते हैं, तो उससे
कितना एक्सपायर्ड कर रहे हैं, खींचते हैं कितना एक्सपायर्ड कर रहे हैं, ये पता चलता है स्पायरोमीटर है। हाँ, वॉल्यूम जो लंग्स का है कितना बाहर निकाल पा रहे हैं कितना अंदर कर पा रहे हैं, ये नापने का एक मशीन होता है, उसको क्या बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट जो रहता है वो कितना करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कितना होता है, ब्रीथिंग कितना होगा 12 to 60 कितना है पर सेकंड या पर मिनट, पर सेकंड मत कर दे। अभी क्या है ना, एक ही चीजों को बताओ ना, कई बार पर आवर है ये ध्यान ही नहीं दिए, पर सेकंड पर मिनट पर आवर पर डे ऐसा ध्यान ही नहीं दिए, पता पड़ रहा है पर डे बता रहे हैं हाइबरनेशन में हमको, ये कितना होता है पर मिनट। ठीक है, चलो हो गया ये। तो इनहेलेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, क्या होगा, इंक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम, कौन से डायरेक्शन में बोलो, कौन से डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल increases thoracic volume in anterior posterior axis। देख सकते हो रेडियल। देन उसके बाद क्या होगा, ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, आजकल ऐसा भी आता है क्वेश्चन, कैसा, स्टेटमेंट वाइज में आजकल ऐसा आता है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट देता है, हम उसको अरेंज करो, समझ आ रहा है, तो मैं ऐसा आपको लिखा रहा हूँ सब। देन सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन बोलो स्टेप बताओ भाई, आजकल स्टेप से क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, ऐसे रैंडम दे देगा, अब आपको अरेंज करना 1 2 3 4 1 3 2 1, समझ आ रहा बात आपको, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन thoracic वॉल्यूम, thoracic वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसको और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, लंग्स के बाहर को हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, समझ आ रहा है, अलग अलग तरीके से ले सकते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना, thoracic वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देन उसके बाद क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। देन चौथा एटमॉस्फेरिक एयर मूव इनटू लंग्स। Negative pressure inside lungs और
और एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, ये स्टेप्स बता रहा हूं इंस्पिरेशन में, और इसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। आजकल ऐसे स्टेप से क्वेश्चन आता है ना, उसको अरेंज करने के लिए रैंडम देगा, आपको अरेंज करना। बस ये लिख लो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फटाफट करो। हो गया? हटा दे, किसी का बचा है? हो गया बेटा? किसी बचा है? चलो, बहुत आसान, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इससे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। मतलब अभी 5-7 साल का ट्रेंड है, लगभग हर साल आ जाए किसी ना किसी तरीके से एक क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या अंतर? जो समझ आता है वो बताओ, गलत सही का बेटा वॉल्यूम क्या है? अपन फिल्मों में देखते हैं वही बात हो गई, कितना पीस में क्या कैपेसिटी है बताया।
इजी है, कैपेसिटी और वॉल्यूम तो याद होगा सबको, याद होगा ना, सबको याद होगा, बहुत इजी है। बट वॉल्यूम और कैपेसिटी बराबर है, मतलब आप कैसे समझाओ? कैपेसिटी मतलब कितना क्षमता है उसका रखने का, मतलब जैसे सांस लेने की कितना क्षमता है रखने का, वॉल्यूम मतलब कितना ले सकते हैं। वही तो बोल रहे हैं। बता बेटा, मम्मा बता। हाँ बुजुर्ग आदमी मान सब कमजोर हो गया है। कितना अमाउंट दे सकते? दोनों एक ही, दोनों एक ही है, एक ही है दोनों। हाँ ए बेटा बताओ, बताओ ये बताओ, नहीं बताओ साफ मिला, कौन बताएगा? बताओ बेटा। हाँ बताओ, आप बताओ। भाई आपके कोई छोटे भाई बहन आपको बोले दीदी बताओ वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या अंतर है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? ये बताना मेरे को, थ्योरी नहीं चाहिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप कैसे समझाओगे वॉल्यूम और कैपेसिटी को, कैसे समझाओगे? आपका 5वीं क्लास का भाई अगर बोलेगा कि दीदी वॉल्यूम और कैपेसिटी मेरे अंदर बताओ, कैसे कैसे समझाओगे? आप थोड़ा बोलोगे देखो टाइटल वॉल्यूम 500 ml होता है, तो बोलेगे दीदी ये मत बताओ, मेरे को बताओ वॉल्यूम को कैसे समझाओगे? फिर आप बोलोगे देख बेटा कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये होता है। नहीं, मेरे को पहले कैपेसिटी बताओ फिर इंस्पायरेटरी बता। कैपेसिटी मतलब वही हो गया। सर कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट में कितना ले सकते हैं, और वॉल्यूम मतलब लेते नॉर्मली कितना। वॉल्यूम मतलब नॉर्मली कितना लेते हैं? इनहेलेशन एक्सहेलेशन कितना। मैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन पूछ ही नहीं रहा हूँ, ये तो एक टर्म है कैपेसिटी और वॉल्यूम, तो किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है, इस कमरे में भी अप्लाई हो सकता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम हो सकता है ना। ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल तो होता है। हाँ अरे तो हाँ ये देखो जैसे दिख रहा है इसमें कितना पानी हो रहा है? अरे अंदाजा बताओ भाई, परसेंटेज बताओ कितना पानी होगा? आप वाटर की क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हो? किलोग्राम में 900 ग्राम पानी है, कितना है? लीटर आधा, कहाँ आधा लीटर है? कितना है? 900 ml मान लो, 90% मतलब 900 ml, 0.9 किलोग्राम लीटर। तो 900 ml क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या चीज है, किसी भी एक कंटेनर में क्या चीज डाला जा रहा है, जो डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम लेंगे, चाहे वो एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा था? तो इतने स्पेस में यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है? 900 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो इतने जगह में, इतना जगह जो है बॉटल का, कितना स्पेस होगा? 900 ml इतना बॉटल का वॉल्यूम है, लेकिन और कितना आ सकता है? 100 ml और आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है?
1000 ml है कितना 900 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें अभी एग्जिस्ट है, बट और कितना आ सकता है 100 ml और आ सकता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कितना आ सकता है 1000 ml। तो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग जो किसी एक कंटेनर में आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी होगी। मतलब मैक्सिमम आप कितना कोई भी मटेरियल को इसमें फिल कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हो 1000 ml। तो 1000 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आ सकता है। तो इस कंटेनर का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 1000 ml। तो इसमें 900 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ सकता है, 1 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ सकता है और 1000 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ सकता है। तो वॉल्यूम क्या है, किसी भी कोई मटेरियल जो किसी एक कंटेनर में, कोई भी एक मटेरियल जो किसी कंटेनर में जब हम डालेंगे तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात। तो अगर मैं बोलूं कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है मैक्सिमम 1000 ml, हम वॉल्यूम से भी ले सकते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम कम या ज्यादा हो सकता है। वॉल्यूम कम और ज्यादा हो सकता है ना वाटर का, लेकिन कैपेसिटी इस बोतल की हमेशा 1000 ml है। तो वॉल्यूम क्या है, कोई भी मटेरियल की क्वांटिटी जो मिनिमम से मैक्सिमम तक हो सकती है, और कैपेसिटी क्या है, वो उसका हमेशा मैक्सिमम वॉल्यूम को देखा जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, कोई भी मटेरियल जो कम से ज्यादा तक फिल हो सकता है किसी कंटेनर में, वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल देखा जाएगा। और कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कैपेसिटी। समझ आ रहा है? ऐसा कोई डेफिनेशन इसमें नहीं है, आपको समझना है पहले वॉल्यूम क्या। इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ एयर देखते हैं और कैपेसिटी ऑफ लंग देखते हैं। समझ आ रहा है? हम वॉल्यूम ऑफ एयर देखते हैं ना, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर गया या बाहर निकला, कैपेसिटी कितनी गई या बाहर निकला नहीं देखते हैं। लंग्स में लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है, कितना जा सकता है। तो कम से ज्यादा 500 ml भी आ सकता है और 6000 ml भी आ सकता है। तो लोअर से हायर, दैट इज मटेरियल, या कोई एक पार्टिकल, समझ आ रहा है बात, या कोई एक स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस। तो गैसियस स्टेट मतलब गैस जो है वो अपना आ सकता है, इसमें लिक्विड आ सकता है, तो वो एक मटेरियल। तो मटेरियल कम या ज्यादा का हो सकता है उसका वॉल्यूम, बट जिस कंटेनर में जा रहा है वो उसका टोटल कैपेसिटी। समझ आ गया आप लोगों को वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस? ठीक है, चलो तो देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्चुअल में किसका होगा, एयर। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml ऑफ एयर जो हम नॉर्मली इंस्पायर्ड, नॉर्मली मतलब जब आप बैठे हो अभी, तो नॉर्मल जो सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो वो क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, बिना सोचे समझे, ध्यान रखना। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम इनवॉलेंटरी लेते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं। ठीक है, समझ आए के बाद। एंड सेकेंड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा 25%। माफी है क्या आप लोग? छोटा तो गल्ला है, बड़ा ना थोड़ी ना। हाँ, 2500 ml टू 3000 ml, ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना आ सकता है ना, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर भी इतना वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ सकता है। जैसे मैं इस पानी के वाटर में 10 ml और डाल सकता हूँ, तो 900
10 ml इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, बट कैपेसिटी तो अलग है। टोटल कितना आ सकता है वो कैपेसिटी, कितना कितना डाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल सांस लेने के बाद, जैसे नॉर्मल सांस लो, अब नॉर्मल सांस ले सकते हैं, एक बार छोड़ो, फिर नॉर्मल सांस लो, अब एकदम पूरा फुल लो, नहीं अच्छा लगा। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद नॉर्मल सांस लो, अब नॉर्मल सांस लेके फिर से छोड़ो, अब पूरा छोड़ो, जल्दी खत्म हो गया। अब इसमें डिफरेंस देखो, अब इसके बाद एक और आता है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होगा? चलो इसको पढ़ते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। देखो आप नॉर्मल सांस लो, इधर देखो, नॉर्मल लगाओ, नॉर्मल सांस लेने के बाद नॉर्मल सांस छोड़ो, अब पूरा छोड़ो। मुझे बताओ, आप जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे थे और फोर्सफुली एक्सपिरेशन किए तो ज्यादा क्या हो पाया? इंस्पिरेशन ज्यादा हुआ या एक्सपिरेशन ज्यादा? इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन आपसे कितना हुआ इसके मुकाबले? आधा कि उससे भी कम? आधा। ठीक है, नॉर्मल सांस लो, अब सांस छोड़ो, आधा से थोड़ा कम। आप एक्सपायरेशन कर सकते हो फोर्सफुल, आपको याद इतना रटने की जरूरत नहीं समझ आए एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे ही कर लो। अब मुझे बताओ, जब नॉर्मल आप एयर इंस्पायर करते हो, दैट इज कैटल वर्क, नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल सांस लेने के बाद IRV आप कितना टाइम्स कर रहे हो? 5 to 6 टाइम्स। कुल मिला के आपको यही याद रखना है, इसके 5 to 6 टाइम्स करेंगे तो IRV और इसका 2 से 2.5 गुना करेंगे तो DRV। ठीक है, तो ये कितना होगा? 1000 to 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम, आप कितना भी तेजी से सांस बाहर निकाल लो, चाहे बाबा रामदेव क्यों ना हो, पूरा एयर बाहर निकालने के बाद भी लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी पानी के बोतल में पेट्रोल लाने गए हो, अरे भाई कभी नहीं है, बोतल नहीं मिल रहा है, तो पानी के बोतल को गिरा दिए, पानी बोतल को नहीं गिराना, तो पानी को गिरा दिए, पानी को गिराने के बाद भी उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाता है कि नहीं? आपको डर लगता है ये पानी पेट्रोल के साथ मिक्स होकर के गाड़ी में ना चलेगा, तो आप क्या करते हो? फूकते हो, ऐसा ऐसा मार दो, करते हैं ऐसा ऐसा दबाते हैं, जोर से ऐसा करते हैं। तो अगर नॉर्मली आप पानी गिरा भी दोगे तो भी कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉटल के नीचे रह जाता है, चिपक के। समझ आ रहा बात? वैसे ही लंग्स से आप जितना भी एयर बाहर निकाल लो, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में जो रह जाता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। और RV ये कितना होगा? 1100 to 1200 ml। ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, इसका रीजन है, कभी बाहर क्यों नहीं निकलेगा? हाँ बेटा, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग। लंग के अंदर जैसे ये एल्विलाई है, तो एल्विलाई कोलैप्स होगा अगर होगा तो, ये एल्विलाई है, तो एल्विलाई अभी नॉर्मल ऐसा है, थोड़ा सा सांस लिए 500 ml छोड़े,
500 ml लिए, 500 ml छोड़े, देन IRB दिए, देन नॉर्मल, देन ERB। अब ये थोड़ा ये नॉर्मल है, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम बाहर निकालेंगे, तो अभी भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एयर रह जाएगा, ठीक है, थोड़ा एयर रह जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एल्वेलाई अगर चिपक गया ऐसा, थोड़ा ऐसा हो गया, तो अभी थोड़ी ना कि मुंह में ऐसा पाइप डाल के उसमें ठोकेंगे, अब ठीक हो, ऐसा नहीं हो, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बचा रह जाएगा। और ये बचे रहने का कारण दो है, एक तो ये कोलैप्स ना हो, दूसरा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रहने से एक्सचेंज हमेशा कंटिन्यूस चलते रहते हैं। आप सांस नहीं भी लोगे तो भी लंग्स के अंदर जो एयर है उसमें एक्सचेंज चलते ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एयर, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, जो आप सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, नए लोग पूछते हैं। हाँ, जब आप एयर अंदर लेते हो लंग्स में तो ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और एयर जो बाहर छोड़ते हो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरा है। हाँ बताओ, एयर जब अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। एयर जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरा है। हाँ ठीक है, और एयर बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, कितना होता है, जब नहीं याद है तो कैसे पता है क्यों ज़्यादा होता है ना? कितना अंदर लेते हैं, इंस्पायर्ड में कितना लेते हैं, 159% प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 1.3, और जब अपन एक्सपायर्ड करते हैं तो 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40। तो क्या ज़्यादा होगा, कंपैरेटिवली देखना, ठीक है। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, इसका कंपैरेटिवली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, बट इंडिविजुअली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का देखोगे तो ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो ये क्लियर हो गया बेटा। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल एयर हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं विदाउट वॉलंटरी एफर्ट, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुली हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं वो IRB, कितना कर सकते हैं, 5 to 6 टाइम्स ऑफ दिस। फोर्सफुली एयर एक्सपायर कर सकते हैं, कितना टाइम है, अराउंड 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 से थोड़ा ज़्यादा। कितना हमेशा बचा रहेगा, RB, दैट इज 11 into 1200, ठीक। देन 500 ml अंदर बाहर होता है, बस 500 ml बाहर, 500 ml अंदर। अब डिपेंड करता है बेटा कि आप किस टाइप का ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। अब एकदम ही छोटू सा करें, 500 ml कहाँ अंदर जाके बाहर आ जाएगा, तो 250 से 300 ml ही क्या, तो नॉर्मल। हाँ सर, एक्सपीरियंस में ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपायर करते हैं वो ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा एक्सपायर, क्योंकि ज़्यादा लेते हैं तो वो पूरा डिफ्यूज नहीं होता है। अब आगे जब आएगा ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है तो बताऊंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्लियर हो गया इतना बेटा? वो देखो, इसमें ऐसा ऐसा आ गया तो बढ़िया है, थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल आ गया तो फिर दिक्कत है। अपन कैपेसिटी देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अपन एनसीईआरटी रखे रहो, उसको भी देखते रहेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी बेटे इसको एक बार समझो, रटना नहीं घर जाके, रटोगे तो क्वेश्चन
नहीं बनेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अभी तक देखो आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट। अभी तक देखो सांस लिए, सांस छोड़े, तो सांस जब लिए तो कितना लिए? 500 में। कितना लिए? 500 में। सांस छोड़े तो कितना छोड़े? अब सोचिए देखो 500 में लिए, कुछ तो बॉडी में गया होगा, कितना गया होगा? 10 ml, 20 ml, कितना ml बाहर निकालोगे? उतना ही निकालोगे। गैस थोड़ा भर रहे हैं बॉडी के अंदर, गैस थोड़ा भर रहे हो। हर बार 5-5 ml भी जाएगा तो 2-3 दिन में खुल जाएगा। क्या ठीक है? कितना ml लिए अंदर, कितना ml छोड़े? छोड़ दिए, छोड़ के ही रहो, नॉर्मल लेके छोड़ो बस। अब तेजी से अंदर, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो थोड़ा मन अच्छा ही लगेगा। तो आपने तेजी से एयर अंदर लिया तो सबसे पहले वो एयर लिया जो आपने छोड़ा था। कौन सा छोड़ा था? टाइडल वाल। तो 500 ml लिए, दैट इज टीबी पहले लिए। अब और तेजी से सांस ले रहे, आयर भी लिए। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? इससे और ज्यादा कुछ ले सकते हो क्या? ठीक है, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इससे ज्यादा आप एयर इंस्पायर्ड नहीं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नॉट टोटल लंग कैपेसिटी। कितना इंस्पायर कर सकते हो आप? फोर्स कितना कर सकते हो? पहले टीवी लोगे ना, उसके बाद आईआर में, तो दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 3000 से 3500 है। तो कितना हो जाएगा? 3000 to 3500 ml। तो रखना है क्या इसको? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब सांस हल्का सा नॉर्मल सांस लिए, कितना लिए? ए बेटा कितना लिए सांस? अब छोड़ो, पूरा ही छोड़ो बाहर। तो क्या निकाले? सबसे पहले टीडी बाहर निकाले, उसके बाद ईआर भी बाहर निकाले। कितना हो जाएगा? 1500-1600। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या चीज है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब नॉर्मली सांस लेने छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस लेने छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है? क्या क्या है? ईआर भी बचा हुआ है। नॉर्मल एयर एक्सपायर करने के बाद भाई नॉर्मल आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो बाकी जो एयर है, ध्यान से समझो इसको। जैसे आप नॉर्मल सांस लिए, देखना ध्यान से देखो, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है लंग्स, ये नॉर्मल है। सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े। 500 ml लिए, 500 ml छोड़े। इसके बाद भी और छोड़ सकते हैं, इसके बाद ये वाला नहीं छोड़ सकते। फिर से देखेंगे, सांस लिए, सांस छोड़े, 500 ml अंदर गया, 500 ml बाहर गया। और बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, और इसको नहीं निकाल सकते। तो ये जो नहीं निकाल सकते दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको निकाल सकते हैं वो जबरदस्ती का सीआरबी। इसके अलावा टीवी अंदर, टीवी बाहर, टीवी अंदर, टीवी बाहर। तो टीवी अंदर होने के बाद टीवी बाहर गया, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट इज ईआरबी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ है, ईआरबी बचा हुआ है।
टीबी अंदर टीबी बाहर, ये समझ आ रहा बात? तो टीबी अंदर टीबी बाहर होने के बाद जो रेसिडुअल वॉल्यूम है और साथ में ईआरवी है, इसमें जो गैस अभी भी है, एयर है, इसका एक्सचेंज चल रहा है ब्लड के साथ में, बॉडी के साथ में एयर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा है। टीबी अंदर भी टीबी बाहर भी, टीबी अंदर भी टीबी बाहर भी, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है वो एक्सचेंज में यूज हो रहा है ना, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग, फंक्शनल रेसिडुअल सॉरी कैपेसिटी ऑफ लंग। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बचा हुआ एयर है वो फंक्शन में है भाई, आप बोलो या ना बोलो, वो तो एक्सचेंज ऑफ गैस में यूज हो ही रहा है, इतना ही है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या क्या होगा, जो बचा हुआ है, टीबी अंदर ली टीबी बाहर ली, उसके बाद क्या बचा हुआ है, एआरवी प्लस आर। समझ गए बात? उसके बाद क्या देखेंगे, ईयर में निकल सकता है, लेकिन नॉर्मली कहाँ निकलता है? आप नॉर्मली कहाँ, आज सुबह से लेकर अभी तक कितने बार निकाले हो ईयर? नहीं निकाल रहा। हाँ, और क्या देखेंगे, चौथा क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है जितना रहते हैं आप कौन कौन से वॉल्यूम ऑफ गैस का इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर का इस्तेमाल कर सकते हो लंग्स का, जितना रहते हैं आप वाइटलिटी में हम कौन कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर बाहर कर सकते हैं, टीबी को, आईआरवी को, ईआरवी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। कैपेसिटी लंग का है, वॉल्यूम मटेरियल का है, मटेरियल क्या है, एयर। समझ आया? क्या क्या होगा इसमें, टीबी प्लस आईआरवी प्लस ईआर। जिंदा रहते हम कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर बाहर नहीं कर सकते, इंटेंशनली यूज नहीं कर सकते, आर, ठीक है। इट इज अ वाइटल, वाइटल समझते हो, लिविंग। जिंदा रहते कौन सी कैपेसिटी इस्तेमाल होगा, यही सब कितना होगा बेटा, बीसी कितना होगा, शॉर्ट में भी आता है एग्जाम, बीसी, एफआरसी, ईसीआईसी ऐसा, तो बीसी कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 2300 से 2400, ये कितना होगा, मतलब मैक्सिमम में लेके चलेंगे तो 3500 और ईआरवी 1100 कितना होगा, 4600। देन उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, डीएलसी क्या होगा, कौन कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर सब है जो लंग्स के अंदर आ सकते हैं। अभी देखो ध्यान से, मेरे लंग्स में अभी नॉर्मली मैं सांस छोड़ चुका हूँ, सांस छोड़ चुका हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, सांस छोड़ चुका हूँ, एयर एक्सपायर्ड है, तो अभी कौन कौन सा वॉल्यूम ऑफ गैस है मेरे लंग्स में आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट, ईआरवी बचा हुआ है और आरवी बचा है। अब देखो मैं ले रहा हूँ ईआरवी, आरवी बचा है, ठीक है। अब मैं नॉर्मल करूँगा, टीडी पहले फिर उसके बाद, तो मेरे लंग्स में पहले क्या था भैया, ईआरवी था प्लस आरवी था, फिर मैंने पहले टीडी लिया, फिर उसके बाद आईआरवी, सब आ गया लंग्स में। ये टोटल लंग की कैपेसिटी करीब 6000 है।
अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझसे ना, इसको ऐसे देख। कचरा है यही चीज़। हाँ बेटा, क्या बोल रही थी? तो मर गया तो DRV रहेगा ना, आर्मी तो रहेगा। आर्मी कब नहीं मिलेगा? जैसे कोई आदमी है उसके ऊपर हाथी चढ़ गया तो ऐसा पंक्चर हो जाएगा तो पूरा एयर वहाँ, ऐसे कैसे बना सकते हैं? इसीलिए तो जैसे क्या होता है, पानी में जब कोई डूब के मरता है तो फॉरेंसिक वाले जब चेक करते हैं कि ये डूबने से पहले मरा है, सॉरी डूबने के बाद मरा है या डूबने से पहले मरा है। कई बार होता है ना, मर्डर करके पानी में डाल दिए तो डूबने से मरा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसको पहले मार के फेंक देते हैं फिर डूबता है, बॉडी तो डूब नहीं। तो डूबने के बाद मरा है या डूबने से पहले मरा है, ये लंग से पता चल जाता है। तो लंग के पीस को थोड़ा सा काट के निकालते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। अगर वो लंग का जो पीस है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब वो डूबने से पहले उसको मारा गया। और अगर लंग का पीस सिंक हो गया, इसका मतलब डूब के नहीं के बाद मरा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूब रहा है तो वो क्या करेगा? वो अगर एयर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? पानी के अंदर जैसे जाएगा क्या करेगा? वो पूरा वाटर को इंस्पायर कर देगा। तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो लंग के अंदर पानी भरेगा, एल्विलाई में पानी भर जाएगा। तो एल्विलाई में पानी भर जाएगा तो भाई वो लंग का पीस क्या हो जाएगा? उसके अंदर पानी है, एयर नहीं है। लंग इज अ स्पॉन्जी ऑर्गन। स्पॉन्जी क्यों बोलते? क्योंकि अंदर एयर फिल्ड एल्विलाई होता है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई डूबने से पहले, तो मरने के बाद उसको पानी में डाला गया। तो मरने के बाद जब पानी में डालेंगे तो पानी उसके नॉस्ट्रिल से लंग्स के अंदर जबरदस्ती नहीं जाएगा। क्यों? कि वो मरने के बाद तो ना खींचेगा पानी, नहीं जाएगा ना। समझ आ रहा बात? इसका मतलब क्या है? अगर पानी में डूबने से पहले उसकी मौत हुई है तो उसके लंग्स में कुछ एयर है, दैट इज आरवी और ईआरवी है। ठीक है, आरवी और ईआरवी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो किसी की डेथ हो गई तो ईआरवी और आरवी तो रह जाएगा ना लंग्स में। चलो ईआरवी थोड़ा बहुत निकल भी गया, आरवी तो रह ही जाएगा। इसका मतलब लंग्स के अंदर एयर है और कोई भी मटेरियल के अंदर अगर एयर है तो पानी में वो फ्लोट करेगा ही करेगा। तो उससे क्या पता चलेगा? इसका मर्डर हुआ है डूबने से पहले मरा हुआ है। ठीक है,
और जैसे ही अगर वो कोई नेचुरली पानी में डूब रहा है तो एयर लेना है उसको, तो क्या करेगा, पानी को पूरा लंग्स के अंदर ले लेगा, तो एयर कम हो गया लंग्स के अंदर, तो सिंक हो जाएगा। तो ऐसे पता चलता है। समझ आ रहा है? CID में देखो ना, दया इसको ना पहले मारा गया है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो हटा दो इसको। अब इसको देखेंगे, एयर अगर इंस्पायर्ड हो रहा है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन there is a forceful expiration. After forceful expiration there is a forceful inspiration. ठीक? तो what volume of air a person can inspire? ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर लेंगे हिंदी में? टीवी प्लस I see. You see. After forceful expiration, there is forceful inspiration. What volume of air a person can inspire? ऑप्शन नहीं होगा, आप बताओ। चलो बताते जाओ। IR चलो बता देने की जल्दी बताओ। टीवी और IR को क्या बोलते हैं? तो कुछ मिला के क्या हो जाएगा? चलो और बताओ। तो बढ़िया सर आप बताओ। देखो एक और बढ़ गया, टीवी प्लस IRB प्लस ERB। चलो आप चौथा और बचा है, उसमें खाली रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड करना बचा बेटा। टीवी प्लस IR एक ही बार हो गया, ये 2 बार हो गया। हाँ और बताओ। देख इसका क्वांटिटी ज्यादा है। टीवी चौथा ऑप्शन, VC को बोलते हैं क्या? VC है। तो ये 2 टिक हो गया। जल्दी बताओ, ऐसा मत बोलो। IC की VC की IRB की TV। IC जल्दी बताए, इतने देर में नहीं सोची। TV VC we also see IC जल्दी बता बेटा। IR अरे मतलब इसमें डबल टिक नहीं था इसलिए किया क्या? हाँ जल्दी बता। IC हाँ TV VC IRB। अब देखो समझो बात। तो डायग्राम समझते हैं, एक छोटा सा डायग्राम से बहुत सारे चीज समझ आएगा। इट इज टीवी लिए टीवी छोड़े, ठीक ठीक। उसके बाद ये है ERB।
ठीक। ARB छोड़े, ARB लिए, फिर TB लिए, TB और उसके बाद IRB, ठीक है। टीवी के बाद ही IRB जाएगा ना, समझ लोगे। देन उसके बाद टीवी लिए, टीवी छोड़े। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन चालू करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहाँ से चालू करेंगे। क्या छोड़ेंगे पहले, क्या छोड़ेंगे पहले, टीवी छोड़ेंगे। उसके बाद और क्या छोड़ेंगे, ARB छोड़ेंगे। छोड़े, यहाँ तक समझ आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्सफुल एक्सपायर, तो ये क्या होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बोलो बात समझ आई। अब इसलिए बोलो ना, करके देखो नहीं समझ आता। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल सांस छोड़े, देन फोर्सफुल एक्सपायर छोड़ दिए। क्या छोड़े हो लास्ट में, तो जब फोर्सफुल इंस्पायर करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ARB ही हो। देन ARB लिए पहले, क्या लोगे, ये ARB वापस लिए, रिस्टोर हुआ ARB लंग्स में। देन क्या लोगे, TB लोगे, उसके बाद IRB लोगे। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यहाँ पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन इस लेवल पर है। क्या लोगे सबसे पहले, ARB, उसके बाद क्या लोगे, TB, उसके बाद क्या लोगे, IRB, इसके बाद कुछ ले सकते हो क्या, AC, फ्रिज। तो क्या क्या लिए बेटा, ARB प्लस TB प्लस IRB, ये तो लिए क्या, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। TB कैसे लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप सिर्फ TB कैसे लोगे, IRB भी अगर ऐड कर देते तो बात समझ आती। कई लोग TB बोले, मेरे को बड़ा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोला कि चीज़ों को पहले समझ लो, क्या छोड़ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, छोड़ने के बाद क्या लोगे। तो भाई जो आप छोड़े हो पहले वो तो रिस्टोर करो। IRB ERB छोड़े हो तो पहले आप वो तो लोगे, देन उसके बाद TB जो छोड़े हो वो तो लोगे, उसके बाद जो ले सकते हो वो लोगे। भाई एक चीज बताओ, आप किसी को पैसा दोगे, पहले दिए 10,000, फिर उसके बाद दोगे 50,000, ठीक है, ब्याज में, ब्याज में। अब आपका जो भी परिचित है, तो आपको पैसे की जरूरत है, तो आप सबसे पहले क्या लोगे, जो आप दिए हो वही तो लोगे ना पहले, कि भाई मेरे 5,000 दे दे, अपने से, वो अपने से क्या देगा, तुम्हारा 60,000 को वैसे ही लग रहा है। तो सबसे पहले क्या लोगे, जो पहले दिए थे 10,000, उसके बाद क्या लोगे, तो मेरा 50,000 पहले और दे देंगे, ये मेरा पहले वसूल हो गया जो मैंने दिया था। फिर उसके बाद मुझे अब पैसे की जरूरत है, मुझे तू दे 50,000 और, तो ऐसे करके आप क्या लोगे, 1,10,000। आपको पैसे की जरूरत है तो पहले उधारी जो दी है उसको वसूलोगे, देन उससे उधारी लो, तो वही तो हुआ ना, जो पहले छोड़े थे वो पहले लोगे, देन उसके बाद एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन देयर इज अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर। आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन देयर इज अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने लंग्स में डाला, करके देखो बेटा।
बस ऐसे करके क्या ये टीवी लिए नॉर्मल ब्रीथ आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या लिए करके देखो इनको आइए आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट देयर इज अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ आउट या आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन देयर इज अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लिए हैं 3500 मतलब क्या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन तो नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है टीवी बाहर निकाले फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन तो जो पहले बाहर निकाले उसको अंदर लो ना लंग्स के उसको छोड़ दो टीवी अंदर आईआर के अंदर दैट इज टीवी प्लस आईआर दैट इज आईआरसी तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है आपसे वैल्यू पूछ सकता है आपसे टीवी प्लस आईआरसी पूछ सकता है आपसे टीवी प्लस आईआरबी पूछ सकता है या ऑप्शन में सीधा आईआरसी दे सकता है इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी समझ आ रहा बात क्लियर है बन जाएगा क्वेश्चन इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ये मैक्सिमम इससे ज्यादा मतलब 2-3 जो वैरायटी मैंने बताया है बस इतने में दिमाग लगा लेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 100% और इतना अगर 3 वैरायटी के क्वेश्चन जो मैंने बताया ये अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो फिर रटने से कोई फायदा नहीं हाँ किस्मत अच्छी गई जैसे आजकल चल ही रहा है डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो दैट इज ओके बट अगर किसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज में दे दिया तो फिर खत्म कहानी समझ आ रहा बात आप लोगों को चलो हटा दूं देन उसके बाद क्या देखेंगे आगे देख पाएंगे क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बस मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कर लेंगे बात इसमें हाँ नेक्स्ट इसको मैं पूरा नहीं समझाऊंगा सिर्फ एक वैल्यू दे करके मैं छोड़ूंगा क्योंकि वैल्यू आपको अगले बार याद करके आना है तो फिर उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसियस एक्सचेंज का कारण क्या है प्रेशर डिफरेंस है ना प्रेशर ग्रेडियंट ठीक तो मैं सिर्फ अभी हम एयर के प्रेशर का डिस्कस करेंगे सिर्फ एयर को हम डिस्कस करेंगे तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आप जब इंस्पायर करते हो एयर तो सबसे ज़्यादा मतलब मेनली इंस्पायर्ड एयर में मेनली आप सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायर करते हो एयर इंस्पायर करके आप सांस ले रहे हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस इंस्पायर करता है ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इंस्पायर करता आप बताओ ऑक्सीजन लेते हो हैं हॉस्पिटल में हो क्या आप सिर्फ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ लेते हो हॉस्पिटल में ठीक है मास्क लगता है यहाँ पर आप सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते हो क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है नाइट्रोजन आपके काम का ऑक्सीजन है बट आप सबसे ज्यादा क्या लेते हो नाइट्रोजन है उसके बाद क्या लेते हो उसके बाद आप अदर गैसेस लेते हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस तो एयर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने क्या होता है नाइट्रोजन क्लियर है बेटा मैं यहाँ से एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ पार्शियल प्रेशर और पढ़ते हैं ना पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इसी का मीनिंग ठीक से समझ लो इसी का मीनिंग ही नहीं पता रहता पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है तो तब समझ आएगा जब एयर का आप पूरा का पूरा जो
इसका डिविजन्स को समझो, एयर के डिविजन्स को, एयर में क्या क्या गैसेस होते हैं, ये डिवीजन पहले समझो। तो कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? 97, 76, 77। तो ऑक्सीजन कितना होता है? 20.8 के आसपास होता है, इसको अपन 21 लेते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3। कितना परसेंट होता है इसमें? देखो ना कितना है, ठीक है, कितना है? वो परसेंटेज नहीं है, वो mmHg में है, वो प्रेशर है, परसेंटेज नहीं है, वो mmHg है, वो एयर का प्रेशर है, वो प्रेशर को बताया जा रहा है। 0.3 mmHg है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज 0.03 परसेंटेज, अभी 0.04 हो गया है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.04 हो चुका है, उससे भी ज्यादा हो गया। तभी तो आप समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं है एटमॉस्फेयर में, फिर भी कितना ग्लोबल वार्मिंग है? 0.03 परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज वाइज 0.03। ये पुराना डेटा है, रिसेंट डेटा 0.04 है। तो 0.01% बढ़ने से कितना तबाही मच रहा है? 10 टाइम्स हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा, तब तो मर ही जाएगा, बचेगा जितना हीट वेव था ना अभी बीच में। तो कितना परसेंट है? 0.03 परसेंटेज है, उससे ज्यादा ही है ना, उससे ज्यादा ही है, 38 ऐसा कुछ, 3738 ऐसा है, 0.03738 के आसपास है, चलता है, परसेंटेज है। ये सब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन कितना होगा? 78 पॉइंट समथिंग। तो इसका कितना परसेंट होगा? 78 पॉइंट समथिंग, 2 के आसपास, 1 या 2 के आसपास अपन ऐसे ले लेंगे, ठीक है? सॉरी 70, हाँ 8 पॉइंट समथिंग। ये समझ आया बात, ठीक है? अब समझते हैं पार्शियल प्रेशर क्यों बोलते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, PO2 का मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर? भाई जैसे मान के चलो कि इस एनवायरनमेंट में, इस क्लास में एयर है, एयर है, तो एयर में 100 मॉलिक्यूल्स है, एयर में 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 100 मॉलिक्यूल मिलकर के हमारी बॉडी में प्रेशर क्रिएट कर, क्लियर? 100 मॉलिक्यूल मिलकर के हमारी बॉडी को प्रेशराइज कर, ठीक है? अब इस 100 में से कितना नाइट्रोजन है? 78%। कितना ऑक्सीजन है? 79 बोल देते हैं इसको, 79%, ठीक है? 79%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कितना मॉलिक्यूल है? 21 मॉलिक्यूल। अब बहुत ही नेग्लिजिबल कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं दो की बात करूंगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, जो कि मेजर है। तो इस एटमॉस्फेरिक एयर में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? 21, जो कि मेरे बॉडी में प्रेशर क्रिएट करे, ठीक? कितना नाइट्रोजन है? 79, जो कि प्रेशर क्रिएट करे, समझ आ रहा है? तो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 21%। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 79%, समझ आ रहा है? तो क्या 21% इज कंप्लीट प्रेशर? नहीं, इट इज इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल मतलब टोटल का कुछ हिस्सा, तो कुछ को हम पार्शियल बोलते हैं, कुछ हिस्से को हम पार्शियल बोलते हैं। तो कितना ऑक्सीजन का हुआ? वो
पार्शियल प्रेशर पे रहेगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। समझ आ गई बात? अब इसको कैसे निकालते हैं? एयर का जो प्रेशर है कितना होता है 180 एम, और क्या हो सकता है यूनिट पास्कल, mmHg, बार, अलग अलग यूनिट होता है भाई, atm, बार, पास्कल, mmHg, अलग अलग तरीके से हम प्रेशर को यूनिट को डिनोट करते हैं ना, अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो mmHg देखते हैं। तो मुझे बताओ 180 एम कितना mmHg बराबर होता है 760। कुछ को याद हो कुछ को ना हो, बट कोई बात नहीं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है भैया 80 एम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 mmHg। mmHg के में देखेंगे तो 760 mmHg। समझ आया? ये मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा। अब मुझे बताओ 760 कितना है टोटल गैसेस का? टोटल गैस में क्या क्या? नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। टोटल गैस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा, नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा, तो अब आपको निकालना पड़ेगा। अब निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का निकालो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? समझ लो। टोटल में कितना परसेंट है इसका 79%, और टोटल प्रेशर कितना है 760। 760 किसका है? सारे गैसेस को मिला के। 760 किसका प्रेशर है? सारे गैसेस को। तो सिर्फ इंडिविजुअल निकालोगे तो अब 760 में से कितना mmHg का प्रेशर इंडिविजुअली नाइट्रोजन क्रिएट कर रहा है वो निकालो। परसेंटेज निकालने आता है? हो गया 98 पॉइंट परसेंटेज ही निकाल पा रहे हो। परसेंटेज 600 आएगा। और PO2 का निकालो, ये तो दिया हुआ है। PO2 और PCO2 दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ये दिख रहा है नीचे
इधर देखो, ये दिख रहा है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल में O2 का कितना दिया हुआ है 159, CO2 का कितना दिया हुआ है 0.3। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg। तो 159 अगर इसी का आ गया और अदर गैसेस का 1 mmHg भी दे दो तो कितना हो गया 160 mmHg। तो बचा क्या नाइट्रोजन का 600 mmHg। समझ आ रहा है बात? ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछ दिया कभी कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपका